मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे सब लोग? बढ़िया। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती क्या है। यह पिछले सेशन से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये रेडियोलॉजी का पार्ट है ना। रेडियोलॉजी का यह अंतःस्रावी ग्रंथ महत्वपूर्ण भाग होता है रेडियोलॉजी में पढ़ने के लिए, और हमारे बॉडी सिस्टम में और हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण जो होती है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। इन्हीं को हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। तो उससे पहले मैं सत्यम पटेल, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मार्टिनगंज आजमगढ़ की तरफ से आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं अपने इंस्टीट्यूट में, अपने कॉलेज में, अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग बड़ी बेसब्री से ये सब चीजें देखते हैं, अच्छा लगता है। लाइव जो भी चीजें जुड़े हैं सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो हमारी जो क्लासेस हैं 10:30 बजे से स्टार्ट हो जाती हैं, और हम लोग यहाँ पर जो भी क्लासेस हम पढ़ रहे हैं फिर रेडियोलॉजी की क्लासेस पढ़ रहे हैं, डेंटल का भी स्टार्ट कर दिए हैं। रेडियोलॉजी फर्स्ट ईयर का भी चीजें चल रही हैं। गवर्नमेंट आइडिया मार्टिज गेट, अभी जो टॉपिक है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये सब चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। हम लोग यहाँ पे कंटेंट में जो हमारे रेडियोलॉजी का फर्स्ट ईयर का कंटेंट है इंडोक्राइन ग्लैंड्स में, इंडोक्राइन ग्लैंड्स का जर्नल इंट्रोडक्शन है, फिर पिट्यूटरी ग्रंथि है, एंड्रेनल है ना, फिर उसके बाद थायराइड है, पैनक्रियाज और गोनेड्स। ये आपके रेडियोलॉजी सेशन में या रेडियोलॉजी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में इतना है। लेकिन हम लोग इसमें देखते चले जा रहे हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड में हाइपोथैलेमस, पिनियल, पीयूष ग्रंथ निपटा दिए हैं, थायराइड एंड पैराथायराइड निपटा दिए, फिर एंड्रेनल और विविध ग्रंथियां निपटा दिए। आज हम लोगों को पढ़ना है अग्नाशय। क्या पढ़ना बच्चों? अग्नाशय, ठीक है ना। अग्नाशय के बाद गोनेड्स पढ़ना है। दो गोनेड्स होते हैं, मादा, अंडाशय और विषाण पढ़ना है। ये सब चीजें यहाँ पे आप निपटा देंगे, यही से आज सेशन समाप्त हो जाएगा। फिर अगले बार अगले के लिए अगली कक्षा में हम लोग जब ये चैप्टर के बाद आपका है नर्वस सिस्टम पढ़ना है, ठीक है ना। तो सभी लोग अपना नोट्स बनाते रहिएगा, जो भी कंटेंट करवाया जा रहा है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिएगा। क्लियर? हाँ, आज बहुत बस 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 और आगे और आगे। अग्नाशय, बस अग्नाशय होता था, यहाँ पर डायग्राम से खत्म हो गया मुझे लग रहा है। तो अग्नाशय होता क्या बच्चों? अग्नाशय के हम लोग जब डाइजेस्टिव सिस्टम और अंतःस्रावी सिस्टम में इंडोक्राइन में दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि होती है। अग्नाशय क्या होती है? मिश्रित ग्रंथि होती है। यह बहिस्रावी ग्रंथ के रूप में भी काम करता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में भी काम करता है। बहिस्रावी ग्रंथियों में एंजाइम का बनाता है जो भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना। और जो अंतःस्रावी में यह हार्मोन्स को भी स्रावित करता है। क्लियर? अंतःस्रावी में हार्मोन्स को स्रावित करना है। और जब हम अग्नाशय जब पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में, वहां पे वीडियो है, आप वहां पे पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करिए, वहां पर देख लीजिएगा। तो अग्नाशय मानव शरीर का एक मानव शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है जो मिश्रित ग्रंथ के रूप में कार्य करता है। क्लियर? कौन सी रूप में? मिश्रित ग्रंथ के रूप में भी काम करता है। जो मिश्रित ग्रंथ मिक्स ग्लैंड के रूप में कार्य करता है। यह अंतःस्रावी, इंडोक्राइन और बहिस्रावी, है ना, एक्सोक्राइन दोनों की तरह भूमिका निभाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में यह रक्त शर्करा, ब्लड शुगर, है ना, अंतःस्रावी ग्रंथ के रूप में यह रक्त शर्करा, ब्लड शुगर को नियंत्रित करने के लिए सीधे रक्त प्रवाह में हार्मोन्स को छोड़ता है। जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है अग्नाशय की बात हो रही है। अग्नाशय अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में रक्त शर्करा, हमारे जो ब्लड शुगर बढ़ जाता है ना। जब हमारे शरीर में ब्लड शुगर बढ़ता है, बंद हो गया सर, बंद करो, में होता है अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि दोनों में, ये मैंने पढ़ा ही दिया, बता ही दिया, दोनों में काम करता है। अंतःस्रावी ग्रंथ के रूप में यह ब्लड प्रेशर, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए, है ना, ब्लड शुगर को नियंत्रित करने के लिए रक्त में सीधे हार्मोन्स को छोड़ता है। यही चीजें ये काम करता है बच्चों अग्नाशय, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है रक्त को नियंत्रित या रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए सीधे रक्त प्रवाह में हार्मोन्स को छोड़ता है। किसके लिए? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए अग्नाशय हार्मोन्स को सीधे रक्त में छोड़ता है। क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत?
फिर हो जाता है इसमें अग्नाशय। अग्नाशय शरीर का एक प्रमुख अंग होता है जो पीठ के पीछे आमाशय के नीचे निचले हिस्से पर स्थित होता है। यहाँ पे डायग्राम लगाना कहीं पर होगा, कहीं न कहीं होगा, अच्छा जाने दो। ये डायग्राम हम लोग जब एक यहाँ पर देखिएगा, आग्नाशय कहाँ पर होता है, जब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ रहे थे बच्चों, कहाँ पे, डाइजेस्टिव सिस्टम में, वहां पर हम इसकी लोकेशन को देखे थे। यहाँ पे डायग्राम लगाया था, हट गया है ना। यह शरीर में एक प्रमुख अंग होता है जो पेट के पीछे आमाशय के निचले हिस्से पर स्थित होता है ना। यह पत्ती जैसी आकार की संरचना होती है, ठीक है ना, पत्तियों की जैसी पत्ती की जैसी संरचना होती है। यह कहाँ पर होती है, यह पेट के पिछले वाले हिस्से में और आमाशय के ठीक नीचे स्थित होता है। यह मानव शरीर की सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, यकृत, ठीक है ना। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, अग्नाशय। तो यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह एक काम इसका एक है, यह मिक्स ग्लैंड के रूप में काम करती है। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, मिक्स ग्लैंड की तरह काम करती है। जबकि सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर बहिस्रावी ग्रंथि है उसमें, है ना। ये क्या करता है, अंतरस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि में दोनों की तरह काम करती है बच्चों। भोजन को पचाने के लिए एंजाइम रस बनाती है, एंजाइम्स बनाती है, और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए हार्मोन्स को बनाती है, ठीक है ना। ब्लड शुगर को यहाँ पे लिखा है ना, रक्त सर्कल, ब्लड शुगर को नियंत्रित करने के लिए रक्त प्रवाह में सीधे हार्मोन्स को छोड़ती है। ये होता है अग्नाशय का काम। चलिए यहाँ समझ में आ गया ना, आगे करो यार, तुम सो रहे हो क्या। फिर इसकी संरचना पढ़ते हैं। संरचना हम लोग पढ़ते हैं आइसलेट ऑफ लंगरहैंस। संरचना में दो पार्ट्स पाए जाते हैं। इसमें क्या होती है, संरचना में दो प्रभाग होता है। पहला होता है आइलेट्स और आइलेट्स ऑफ हैंगरलैंड्स होता है। आइलेट्स ऑफ हैंगरलैंड्स इसकी संरचना होती है। इसमें क्या होता है, अग्नाशय में केवल 1 से 2% हिस्से ही अंतःस्रावी ग्रंथ होता है बच्चों। आमाशय का कितना भाग होता है, 1 से 2% भाग अंतःस्रावी ग्रंथि या हार्मोन्स को उत्सर्जित करे, बाकी का पूरा क्या बहिस्रावी तरह काम करती है। ये 1 से 2% तक हार्मोन्स बनाती है, या 1 से 2% तक यह अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करती है, ठीक है ना। बाकी 99 से 98% बहिस्रावी काम करती है। अंतःस्रावी होता है, इन्हें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी कहा जाता है। लैंगरहैंस भी कहा जाता है किसको, अग्नाशय को। अग्नाशय को क्या बोला जाता है, इन्हें आइलेट्स ऑफ हैंगरलैंड्स भी कहा जाता है। ये छोटे छोटे कोशिकाओं का समूह होता है। आइलेट्स क्या होता है, छोटी छोटी कोशिकाओं का समूह होता है जो अग्नाशय में बिखरे होते हैं। ये पूरे भाग जो क्या है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये अग्नाशय में कई जगह बिखरे होते हैं। छोटे छोटे कोशिकाएं होती है, छोटी छोटी कोशिकाओं के समूह होते हैं। यह काम क्या करता है, 1 से 2% हिस्सा होता है जो अंतःस्रावी तरह होता है, और यह हार्मोन्स को स्रावित करते हैं, ठीक है ना। यहाँ समझ गए ना। यह केवल आमाशय का 1 से 2% हिस्सा ही अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। इन्हें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी कहा जाता है। यह छोटे छोटी कोशिकाओं का समूह होता है जो अग्नाशय में बिखरे रहते हैं। एक वयस्क शरीर में लगभग 10 लाख आइलेट्स, 1 मिलियन आइलेट्स होते हैं। एक वयस्क व्यक्ति के अग्नाशय में 10 लाख आइलेट्स होते हैं। कितने होते हैं, 10 लाख या 1 मिलियन, ठीक है ना। 1 मिलियन आइलेट्स होते हैं एक वयस्क व्यक्ति की अग्नाशय में न 10 लाख आइलेट्स होते हैं। यहां तक क्लियर। इन आइलेट्स को मुख्य रूप से 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है, जो ये कहते हैं कोशिकाओं के समूह होते हैं। आइलेट्स क्या होते हैं, कोशिकाओं के समूह होता है। इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है। पहली होती है अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, डेल्टा और पीपी कोशिका, ठीक है ना। अल्फा, बीटा, डेल्टा और पीपी कोशिका, ये क्या होती है, आइलेट्स के समूह होते हैं। क्या होते हैं, आइलेट की समूह होती है। यहाँ पे लिखा हो ना, ये 4 प्रकार की कोशिकाओं के समूह होते हैं जो विभिन्न हार्मोन स्रावित करते हैं। जो आइलेट्स होती है मुख्य रूप से 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है या कोशिकाओं के समूह होती हैं, जिसमें विभिन्न हार्मोन्स स्रावित करती। अल्फा कुछ और हार्मोन स्रावित करेगी, बीटा कुछ और हार्मोन स्रावित करती है,
डेल्टा कुछ और पीपी कुछ और अलग अलग हार्मोन स्रावित करती है। लेकिन 4 प्रकार की कोशिकाएं इसमें होती हैं और ये कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? 10 लाख होती है। कितनी होती है? 10 लाख। ये 4 प्रकार की होती हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? 10 लाख से अधिक हो सकती है। ठीक है ना। फिर अल्फा कोशिकाएं, अल्फा कोशिकाएं क्या है? ग्लूकागन नामक हार्मोन बनाती है। ग्लूकागन कहाँ बनता है? अल्फा कोशिका। यह कहां पर होती है? अग्नाशय में होती है, याद रहेगा ना। तो अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागन नामक हार्मोन बनाती है। यह कहां पाई जाती है? अग्नाशय में पाई जाती है। ठीक। फिर बीटा कोशिका इंसुलिन बनाती है। बीटा कोशिका क्या बनाती है? इंसुलिन हार्मोन्स बनाती है। डेल्टा कोशिकाएं सोमैटोस्टैटिन हार्मोन्स बनाती हैं और पीपी कोशिकाएं अग्नाशयी पॉलीपेप्टाइड स्रावित करती है। पॉलीपेप्टाइड जो होती है वो प्रकार का हार्मोन्स होता है। पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स को स्रावित करती है, इसीलिए इसका नाम पीपी रखा गया है। पीपी कोशिका, पी से पी खत्म हो गया। ना बच्चों, इसीलिए इसको नाम पीपी कोशिका का पूरा नाम क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स। ठीक है ना। पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स पीपी सेल, इसीलिए उसका नाम पीपी सेल रखा गया। पीपी कोशिका यह कौन से हार्मोन्स का स्रावित करती है? पॉलीपेप्टाइड, अग्नाशयी पॉलीपेप्टाइड हार्मोन भी बोला जाता है इसको। ठीक है ना। पीपी मतलब पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, याद रहेगा ना। एक फार्मूला बना लीजिए, पीपी कोशिकाएं किसको कि कौन से हार्मोन्स को स्रावित करती है? पॉलीपेप्टाइड को। ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत? अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागन, बीटा कोशिकाएं इंसुलिन, डेल्टा कोशिकाएं सोमैटोस्टेटिन और पीपी कोशिकाएं जो होती हैं वो पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स को स्रावित करती हैं। यह कहां पर पाई जाती है? होती है, ये चारों का समूह क्या कहलाता है? आइलेट्स होता है ना। अब आइलेट्स में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? 10 लाख। क्लियर। चलो आगे। फिर दूसरा होता है मुख्य अंतःस्रावी हार्मोन और उनके कार्य। अभी हम लोग जितने पढ़े हैं, इंसुलिन हो गया है ना, ग्लूकागन हो गया, पॉलीपेप्टाइड हो गया और जो भी एक था उसका नाम पढ़ेंगे और उसके काम को पढ़ते हैं ना। उसका पहला होता है मुख्य अंतःस्रावी हार्मोन्स और उनके कार्य की हार्मोन्स एंड फंक्शंस। पहला होता है इंसुलिन। मेन क्या होता है? इंसुलिन। इंसुलिन कौन बनाता है? बीटा कोशिकाओं के द्वारा बनता है। किसके द्वारा? बीटा कोशिकाओं के द्वारा बनता है। इसका कार्य क्या होता है? यह रक्त में ग्लूकोज के स्तर को कम करता है। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज के स्तर को कम करता है। रक्त में ग्लूकोज या शुगर है ना, ग्लूकोज या शुगर के लेवल को कम करने का काम कौन करता है? इंसुलिन। या कहां पर बनता है? बीटा कोशिकाओं में बनता है। ठीक है ना। कहां बनता है? बीटा कोशिकाओं में। इसकी प्रक्रिया कैसी होती है? जब रक्त में शुगर का स्तर बढ़ता है, जैसे खाना खाने के बाद, तो बीटा कोशिकाएं इंसुलिन की जारी करती है। बीटा कोशिकाएं क्या करती है? इंसुलिन बनाती है। क्या बनाती है? इंसुलिन स्रावित करती है, इंसुलिन बनाती है और इंसुलिन कोशिकाओं को ग्लूकोज सोखने के संकेत देती है। जो होती है इंसुलिन जो होता है कोशिकाओं को ग्लूकोज को सोखने के लिए संकेत देती है, इशारा करती है। ठीक है ना। यहां तक समझ गए? तो जब रक्त में शुगर का स्तर बढ़ता है तो बीटा कोशिकाएं इंसुलिन जारी करती हैं। इंसुलिन बनाने का काम कौन करती है? बीटा कोशिकाएं। जब रक्त में ब्लड शुगर बढ़ता है तो बीटा कोशिकाएं इंसुलिन जारी करती हैं, इंसुलिन बनाती है या स्रावित करती है। तो इंसुलिन कोशिकाओं को ग्लूकोज सोखने का संकेत देती है ताकि उसका उपयोग ऊर्जा के रूप में किया जा सके। जो ग्लूकोज जो होता है, शुगर है ना, ग्लूकोज सोख लेती है। कोशिकाएं क्या करती है? ग्लूकोज को सोख लेती है, बाद में इसी ग्लूकोज को ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है ना। जो कोशिकाएं होती है ग्लूकोज को सोख लेती है, बाद में इन्हीं ग्लूकोज को ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट कर देती है, बदल देती है, ऊर्जा के रूप में लिया जा सके। यकृत ग्लाइकोजन के रूप में जमा करता है। ग्लाइकोजन को लीवर जो होता है ग्लाइकोजन के रूप में इसको स्टोर करता है। किसको? ग्लूकोज को। लीवर क्या करता है? लीवर जो होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, फिर बाद में कोशिकाएं ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देती है।
है ना, या ऊर्जा के रूप में बदल देती है। ये प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है ना। यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ तक है क्या? जब रक्त में शुगर का स्तर बढ़ता है ना, तो बीटा कोशिकाएं इंसुलिन बनाती हैं या जारी करती है, स्रावित करती हैं। तो इंसुलिन कोशिकाओं को ग्लूकोज को सोखने का संकेत देती है। इंसुलिन जो होती है कोशिकाओं को ग्लूकोज सोखने का संकेत देती है, ताकि उसका उपयोग ऊर्जा के रूप में किया जा सके। यकृत यह काम बहुत तेजी से करता है। क्या करता है? यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में जमा करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो जाता है। फिर इनकी कमी का परिणाम, अगर कम हो जाए, ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाए या कमी हो जाए, तो क्या होता है? कमी का परिणाम इंसुलिन की कमी से रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है ना। ब्लड शुगर कब बढ़ता है? जब शरीर में इंसुलिन की कमी होती है ना। बीपी का मरीज तभी होते हैं, है ना। तो इंसुलिन की कमी से ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, जिससे डायबिटीज मेलिटस हो सकता है। जब आपकी ग्लूकोज का स्तर बढ़ता है तो डायबिटीज की समस्या बढ़ जाती है, ठीक है ना। यह किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होते हैं। किसकी कमी से होता है बच्चों? इंसुलिन की कमी से। याद रहेगा ना। चलिए आगे। यहाँ डायबिटीज के लक्षण होते हैं: मधुमेह, भूख लगना, थकान महसूस होता है ना, अत्यधिक प्यास लगती है, चक्कर आता है, धुंधली नजर, दिखाई कम देता है, और हाथ पैर में झुंझुनाहट उत्पन्न होते हैं डायबिटीज में। फिर सिर दर्द करता है, वजन कम होता है और चिड़चिड़ापन रहता है ना। इसके लक्षण यदि इसमें बार बार पेशाब आना, धुंधला दिखाई देना, लंबे समय तक घाव ठीक ना होता है। हाँ, जब आपको डायबिटीज शुगर होता है, अगर कहीं आपके पैर में अगर कहीं भी चोट लग जाए, जल्दी घाव सही नहीं होता उसमें, पक जाने लगता है ना, सड़न बना लेती है। तो इसमें क्या होता है? लंबे समय तक घाव ठीक नहीं होता है। कहीं चोट लग गई, अगर शुगर है तो खत्म ही, टाटा बाय बाय हो जाती है, समय सही नहीं होती। जल्दी थकान हो जाती है बच्चों। क्या हो जाती है? थकान उत्पन्न हो जाती है। आंखों की रोशनी में फर्क आता है, सही से दिखाई नहीं देता है। त्वचा संबंधी समस्याएं उत्पन्न होते हैं, त्वचा रूखी हो सकती है ना, डल हो सकती है। वजन कम होता रहता है। कारण मोटापा, तनाव, ज्यादा मीठी चीजें खाने से होता है। मतलब डायबिटीज होने का कारण क्या होता है? ज्यादा फैट, है ना, मोटापा ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरा होता है तनाव, टेंशन जब आप लेते हैं, तनावग्रस्त जिंदगी हो जाती है मोह माया के चक्कर में। अरे घर की मोह माया हंसने वाली बात है ना, घर की, परिवार की, रिश्तेदारों की, बीवी बच्चों की, है ना। अब तो आज कौन सा दिन है? 7 तारीख है। कुछ लोगों का वीक भी चल रहा होगा, रोज डे ना। हाँ, नहीं पता है क्या? रोज, अच्छा कोई बात नहीं, ना पता रहा बहुत अच्छी बात है। रोज डे, तो मेरा यही कहना है, रोज कहते हैं, एक मैंने लाइन पढ़ी थी, क्या था याद नहीं आ रहा। हाँ, जाने दीजिए। समझ गए ना। ज्यादा मीठी चीजें खाने से भी डायबिटीज के कारण हो सकते हैं। एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सोते रहते हैं 8 बजे 10 बजे तक, आलस। जब आप ज्यादा सोएंगे तो डायबिटीज के लक्षण हो सकते हैं, इसीलिए एक्सरसाइज करना होता है, ठीक है ना। 12 बजे रात 2 बजे सोओगे, 10 बजे जागोगे तो डायबिटीज नहीं हो, क्या होगी? पौष्टिक अनाज की बात करें। फिर उसके बाद शरीर में पानी की कमी से डायबिटीज होती है। पानी जरूर पीना है बच्चों, 10 लीटर, मतलब 5 से 6 लीटर डेली पानी पीना होता है, ठीक है ना। बचाव कैसे करना है? तनाव से दूर रहे, मोह माया से दूर रहे, ठीक है ना। एक्सरसाइज करें और सैर जरूर करें। सुबह सुबह में घूमिए, टहलिए, तो आपकी डायबिटीज कंट्रोल होती है ना। और एक्सरसाइज डेली करना होता है, ठीक है ना। एक्सरसाइज करें। साबुत अनाज, कद्दू के बीज खाना होता है। साबुत अनाज पौष्टिक आहार की बात हो रही है ना, पौष्टिक आहार खाना होता है। और कद्दू के बीज से खाने से डायबिटीज दूर हो सकती है। अलसी के बीज और ब्रोकली टाइड होता है, ब्रोकली टाइड, अलसी के जो बीज होता है ना, अलसी जानते हो, अलसी तुम देखे नहीं हो, तिल की तरह होता है लेकिन काला होता है, तिल से बड़ा होता है वो। तिल क्या? अलसी अलग होती है और तिल अलग होता है। अलसी होता है बहुत अच्छा आता है।
फिर उसके बाद मीठे से परहेज करें। मीठे से रसगुल्ला नहीं खाना होता, पेड़ा मिठाई बर्फी नहीं खानी होती है ना। डायबिटीज ज़्यादा खाना है लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना है, तो इससे आपकी डायबिटीज कंट्रोल रहेगी। डायबिटीज दो प्रकार का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। डायबिटीज दो प्रकार का होता है बच्चों, कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है डायबिटीज, दो प्रकार का। टाइप 1 में क्या होता है, शरीर इंसुलिन नहीं बनाता है। टाइप 1 की डायबिटीज में शरीर क्या होता है, इंसुलिन नहीं बनाता है। जो बीटा कोशिकाएं होती हैं वो शरीर में इंसुलिन नहीं बनाती हैं। बच्चों और युवाओं में ज्यादा होता है बच्चों, ये बच्चों, छोटे बच्चों और युवा में, वृद्ध वर्ग में ज्यादा होता है, ठीक है ना। रोज इंसुलिन का इंजेक्शन जरूरत होता है जब आपकी टाइप 1 का डायबिटीज होगा। अब जो तुम्हारे यहाँ बोला जाता है भैया, हमारे प्रयागराज में अलसी अलग होती है, अलसी का खेती होती है, मेरे घर में भी होती है, लाल काले रंग की होती है। क्या है? तीसी। हाँ, नहीं भाई मुझे नहीं पता उसके बारे में। हमारे यहाँ अलसी होती है, उसके अलसी का तेल सभी खाया जाता है ने। और जब किसी गर्भवती महिला जब बच्चे जन्म देती है उसका लड्डू बनाया जाता है ने। हाँ, तो बस वही बात है। हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ, अलसी वही होती है, ठीक है ना। हमारे यहाँ अलसी ही बोला जाता है प्रयागराज में। अब यहाँ आजमगढ़ में कुछ भी बोला जाए मुझे नहीं पता। भाषा की बात ना करो, समझ गए ना? समझ गए ना? हाँ, जरूरत नहीं। फिर डायबिटीज, टाइप 1 की डायबिटीज दो प्रकार का होता है बच्चा, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है, शरीर इंसुलिन नहीं बनाता है। टाइप 1 में क्या होता है, अग्नाशय जो होता है इंसुलिन नहीं बनाता है। अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं इंसुलिन नहीं बनाती हैं। इसमें क्या होता है, यह अक्सर बच्चों और युवाओं में ज्यादा होता है। रोज इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, इंसुलिन का इंजेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। टाइप 2 में क्या होता है, शरीर इंसुलिन का सही इस्तेमाल नहीं करता है बच्चों, है ना। शरीर जो होता है इंसुलिन का सही इस्तेमाल नहीं करते, ग्लूकोज के स्तर को कम नहीं करता, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, मोटापा जेनेटिक्स और लाइफ स्टाइल में कारण होता है। इसका जो कारण होता है टाइप 2 का कारण क्या हो सकता है, मोटापा ज्यादा हो सकता है ना। जेनेटिक्स और लाइफ स्टाइल के कारण हो सकते हैं। लाइफ स्टाइल में डेली तनाव ले रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, इसके कारण से हो सकता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसको दवा के माध्यम से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। डाइट्स और एक्सरसाइज से कंट्रोल हो सकता है। टाइप 2 जो होता है इसको दवा से कंट्रोल हो सकता है और डाइट से, कम खाना खाने से, डाइट और एक्सरसाइज करने से ये कंट्रोल हो सकता है डायबिटीज। समझ गए ना। डायबिटीज दो प्रकार, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है, शरीर इंसुलिन का निर्माण नहीं कर पाता है। टाइप 2 में जो होता है उसमें इंसुलिन जो होता है, सही शरीर जो होता है इंसुलिन का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता। यहाँ तक समझ गए ना? हाँ, अभी याद आया, रोज पे ज्यादा ध्यान मत केंद्रित करिए, समझ गए ना। रोज पर नहीं, रोजगार पर ध्यान केंद्रित करिए, है ना। रोज नहीं, रोजगार पे। अगर रोजगार रहेगा, रोज देने वाले बहुत मिल जाएंगे, समझ गए ना। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एम्प्लॉयमेंट में ध्यान रखिए, अपने पैरों पर खड़े रहिए, है ना। रोज तो चलते मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, रोज पे नहीं, रोजगार पे ध्यान देना। दूसरा होता है ग्लूकागन। क्या होता है बच्चा, ग्लूकागन। यह अल्फा कोशिकाओं द्वारा बनता है। ग्लूकागन किसके द्वारा बनता है, अल्फा कोशिकाओं के द्वारा बनता है। यह इसका जो मुख्य कार्य होता है, रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है। क्या करता है, बढ़ाता है। अच्छा, इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन जो होता है वो कम करता है, ग्लूकोज के स्तर को कम करता है। और यह जो होता है ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकागन ग्लूकोज के स्तर को बढ़ा देता है, ठीक है ना। ग्लूकागोन ने ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाने का काम करता है। इसकी प्रक्रिया क्या होती है, जब शरीर में ऊर्जा की कमी होती है, शरीर कैसा होता है, ऊर्जा में कमी होती है, ग्लूकोज ही ऊर्जा के रूप में वो काम करता है। जब ग्लूकोज नहीं रहेगा तो ढिल्ल पड़े रहेंगे अब न। तो जब शरीर में ऊर्जा की कमी होती है तो ब्लड शुगर कम होता है। क्या होता है, ब्लड शुगर
कम होता है। जब शरीर की ऊर्जा की कमी हो तो ब्लड शुगर कम होता है। जैसे उपवास के दौरान जब आप महानवरात्रि जब चलती है, आने वाला है महाशिवरात्रि, शिवरात्रि में ना उपवास रख लेते हैं तो शरीर लुड़मुड़ाने लगती है, कहाँ भी नहीं, हाँ नहीं रहना चाहिए। शिव शिव भक्त हैं लेकिन इतना बड़ा बने, मुझे पढ़ाना होता है, इतनी हमें खुद ही कमी है ना। तो नवरात्रि कृष्ण जन्माष्टमी की आप जब उपवास रखते हैं तो आपकी ग्लूकोज के स्तर का कम हो जाता है उस समय। तो सुनिए मेरी बात जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उपवास के दौरान है ना, उपवास के दौरान तो जब आप उपवास कर रखेंगे तो शरीर में ऊर्जा की कमी होती है। क्या होती है? कमी, थकान महसूस होती है ना। जब खाना ही नहीं खाएंगे तो रहबे करेगी। तो उसमें उस समय क्या होता है, जब शरीर में ऊर्जा की कमी रहेगी उसमें ब्लड शुगर कम होता है बच्चों, ठीक है ना। ये कब होता है? उपवास के दौरान। तब अल्फा कोशिकाएं तो ग्लूकागॉन छोड़ती हैं, ग्लूकॉन छोड़ती हैं। क्या करती हैं? ग्लूकागॉन छोड़ती है। यह हार्मोन्स यकृत में जमा की गई ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में बदलती। अभी यहाँ समझ में आई क्या? यकृत में क्या होता है? ग्लाइकोजन जमा होता है ना। ग्लाइकोजन जमा होता है कैसे? इंसुलिन छोड़ती है। इंसुलिन जो होती है तो ब्लड शुगर को बढ़ाता है, ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है। तो यकृत क्या करता है? ग्लूकोज को स्टोर कर लेता है। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है। यकृत जो होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है। जब आप उपवास रहेंगे है ना, खाना नहीं खाएंगे, किसी ने कुछ बात कह दिया तो खाना ही नहीं खाएंगे हैं 2-4-10 दिन, तो उसी समय क्या होता है? तब यकृत आपका काम करता है। तो जब आप ग्लूकोज इकट्ठा किए रहोगे ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज इकट्ठा रहता है, तो ग्लूकागन जो होता है उसी ग्लूकागन जो होता है ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। यहां समझ गए ना। तो ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में बदलने का कार्य निर्देशित देता है, यह बदलने का काम करता है, ठीक, जो रक्त प्रवाह में फिर छोड़ दिया जाता है। इसीलिए आपका ब्लड शुगर मेंटेन रहता है, ठीक है ना। ब्लड शुगर क्या रहता है? मेंटेन रहता है, बना रहता है। यहां तक समझ गए ना। फिर इंसुलिन के साथ संतुलन करता है बच्चों। ये ग्लूकागॉन इंसुलिन के साथ संतुलन करता है। कैसे? इंसुलिन और ग्लूकागॉन मिलकर रक्त शर्करा के स्तर को संतुलित करते, एक बढ़ाता है तो एक घटाता है। इंसुलिन घटाता है और ग्लूकागॉन बढ़ाता है, नहीं तो बढ़ जाए या तो कम ही रह जाए, है ना। तो इसमें जो होता है इसकी सीमा तो 1 से 2 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर की सीमा में होता है। मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, 1 डेसीलीटर में जो रक्त का यूनिट होती है फ्लूइड का, है ना, तो डेसीलीटर होती है। रक्त को किसमें? लीटर में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? लीटर में मापा जाता है, हाँ लीटर में। तो 1 डेसीलीटर में 1 से 2 मिलीग्राम इंसुलिन होता है ना। समझ गए ना। यहाँ इसकी बात हो, इसकी सीमा में इसकी सीमा का साथ संतुलन बनाए रखता है, इंसुलिन के साथ संतुलन करता है। ये समझ गए ना। तो इंसुलिन रक्त के स्तर को मतलब ब्लड शुगर के स्तर को बढ़ाता है और घटाता है। इंसुलिन जो होता है ये क्या करता है? ग्लूकोज के स्तर या ब्लड शुगर की मात्रा को या शर्करा की मात्रा को, ग्लूकोज के स्तर को कम करता है। ग्लूकागॉन उसी को बढ़ा देता है, ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है। इसी के साथ बैलेंस बना रहता है, ठीक है ना। रक्त शर्करा का बैलेंस बना रहता है। फिर आ जाता है 3rd नंबर सोमैटोस्टेटिन किसके द्वारा बनाता है? डेल्टा कोशिकाओं के द्वारा होता है। सोमैटोस्टेटिन क्या होता है? एक प्रकार का हार्मोन्स है। क्या है आपको? हार्मोन्स। ग्लूकागॉन हार्मोन्स है, इंसुलिन हार्मोन्स है। तो उसी प्रकार के उसी की कैटेगरी में होता है सोमैटोस्टेटिन या डेल्टा कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होता है। किसके द्वारा? डेल्टा कोशिकाओं के द्वारा बनाया जाता है। इसका मुख्य कार्य होता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों के स्राव को नियंत्रित करना। क्या करता है? दोनों के स्राव को नियंत्रित करता है ना। सोमैटोस्टेटिन इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों के स्राव को नियंत्रित करती है या इनहिबिट का कम करने का काम करती है, ठीक है। ये दोनों को स्राव का मतलब ग्लूकागॉन का भी स्राव ज्यादा ना हो जाए और इंसुलिन का स्राव ना हो ज्यादा हो जाए, उसी के स्तर को मेंटेन करने का काम कौन करता है?
सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन काम क्या करती है, समझ गया ना, इंसुलिन और ग्लूकागन के स्तर को मेंटेन करना, ठीक है ना। फिर प्रक्रिया, यह एक स्थानीय प्रभाव डालता है, इसका काम क्या करता है, यह एक स्थानीय प्रभाव डालता है जो दोनों हार्मोन की अत्यधिक मात्रा को रोकता है, समझ गए। यहाँ पे क्या करता है, दोनों न तो इंसुलिन बढ़ने पाए या न ही ग्लूकागन बढ़ने पाए, इन्हीं के स्तर को मेंटेन करता है। अगर इंसुलिन ज्यादा हो गया वहां पे रक्त शर्करा कम कर देगा, ग्लूकागन ज्यादा हो गया वहां पे ग्लूकोज के स्तर को बढ़ा देगा। इसीलिए ये सोमैटोस्टैटिन काम करता है ग्लूकागन और इंसुलिन के स्तर को मेंटेन करता है। इंसुलिन की ज्यादा मात्रा पहुंच पाए और न ही ग्लूकागन की मात्रा पहुंच पाए, इसी को क्या करता है, रोकने का काम, अत्यधिक मात्रा को रोकता है और पाचन तंत्र में गतिविधियों को नियंत्रित करता है। यह पाचन तंत्र की गतिविधियों को भी नियंत्रित करने का काम करता है, ठीक है ना। चलिए आगे, वृद्धि हार्मोन्स है ना, वृद्धि हार्मोन्स का अवरोधन का काम करता है। 1 मिनट बंद करना। इसका जो और काम होता है, इसका वृद्धि हार्मोन्स का अवरोधक का काम करता है ना। इसका सोमैटोस्टैटिन का और कार्य पढ़ना है। पहले तो हम लोग प्रक्रिया पढ़ लिए, दूसरे के काम क्या होता है इसमें, वृद्धि हार्मोन्स का अवरोध उत्पन्न करता है ना। सोमैटोस्टैटिन क्या होता है, वृद्धि हार्मोन्स का अवरोध। यह मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस में बनने वाला है ना, यह काम बनता मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में बनने वाला सोमैटोस्टैटिन ग्रोथ हार्मोन जीएच के द्वारा लिखा जाता है। यह कहाँ भी बनता है, यह आपको हाइपोथैलेमस भी बनता है, यह शरीर को ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हाइपोथैलेमस पढ़ रहे तो वहां पर था ये, है ना। सोमैटोस्टैटिन ग्रोथ हार्मोन का स्राव भी करती है, स्राव भी रोकती है। यह जो होता है सोमैटोस्टैटिन बनने वाला सोमैटोस्टैटिन ग्रोथ हार्मोन्स के स्राव को रोकती है, ठीक है ना, रोकती है। इसी कारण इसे ग्रोथ हार्मोन्स इनहिबिटिंग हार्मोन्स भी कहा भी जाता है। ये क्या करती है, ये वाला सोमैटोस्टैटिन या सोमैटोस्टैटिन जो होती है, ये ग्रोथ हार्मोन्स को रोकने का काम करती है। ग्रोथ हार्मोन्स कहाँ बनते हैं, हाइपोथैलेमस बनते हैं, ये मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस ग्लैंड में बनते हैं। ये क्या करती है, सोमैटोस्टैटिन जो ग्रोथ हार्मोन्स को रोकती है, क्या करती है, रोकती है, नहीं तो आदमी लंबे होते चले जाएगा न। शरीर के ग्रोथ हार्मोन्स को रोकने का काम करती है, इसीलिए इसे ग्रोथ हार्मोन्स इनहिबिटिंग हार्मोन भी कहा जाता है। ग्रोथ हार्मोन्स इनहिबिटिंग, आई से इनहिबिटिंग, एच से हार्मोन्स, GHIH का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन्स इनहिबिटिंग हार्मोन्स। इसका यह कौन काम करता है, यह कौन काम करता है, ये सोमैटोस्टैटिन का काम क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन्स को रोकने का काम करता है। हाँ, उनका कम पाया जाता है, ज्यादा मात्रा में कर देते। फिर कार्य करने की विधि, यह एक पैराक्राइन हार्मोन्स के रूप में कार्य करते हैं, पैराक्राइन हार्मोन्स के रूप में कार्य करते हैं, जिसका अर्थ है कि यह पास की कोशिकाओं अल्फा और बीटा को सीधे प्रभाव डालता है। जो पास वाली कोशिकाएं होती है अल्फा और बीटा, अल्फा में क्या निकलता है, अल्फा किसका स्राव करती है? अल्फा कोशिकाएं किसका स्राव करती है? इंसुलिन। तब बीटा कौन सी काम करेगी, अल्फा जो होती है गोनाइड्स, क्या नाम था, नहीं, ग्लूकागन। अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागन का स्राव करती है और बीटा कोशिकाएं इंसुलिन का स्राव करती है, ठीक है ना। अल्फा कोशिकाएं और पीछे
यहाँ पे अल्फा कोशिका ग्लूकागोन का है ना, और बीटा कोशिका है इंसुलिन। इसी की कोशिका को ये नियंत्रित करती है। अभी हम लोग देख चुके हैं बच्चों, यह पैराटाइल हार्मोन्स के रूप में काम करती है, जिसका अर्थ है यह पास की कोशिकाएं अल्फा और बीटा पर सीधे प्रभाव डालती है ना। अल्फा और कोशिका की जो बनने वाली हार्मोन्स होते हैं ग्लूकागन और इंसुलिन के स्तर को नियंत्रित करती है, ठीक है ना, उसी के प्रभाव की बात कर रहा है वह। डेल्टा कोशिकाएं ग्लूकोज के स्तर में प्रति संवेदनशील हार्मोन्स होती हैं, ग्लूकोज के स्तर के प्रति बहुत संवेदनशील होती है। ग्लूकोज बढ़ने पर सोमेटोस्टैटिन छोड़ती हैं ताकि इंसुलिन और ग्लूकागोन के बीच संतुलन बना रहे, ठीक है ना। अगर ग्लूकोज रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है या कम होता है तो क्या करती हैं, दोनों को छोड़ती हैं, इंसुलिन और ग्लूकागन को छोड़ती हैं। इंसुलिन क्या करती है, रक्त के स्तर को मतलब ग्लूकोज के स्तर को कम करती है, और ग्लूकागन ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाती है ना। इसी के बीच एक लेवल को, ग्लूकोज के स्तर को या ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने का काम करती है आपको कौन, सोमेटोस्टैटिन। यहां तक समझ गए ना बच्चों। फिर आ जाता है अग्नाशय। अग्नाशय की डेल्टा कोशिकाएं द्वारा स्रावित सोमेटोस्टैटिन एक महत्वपूर्ण विनियामक हार्मोन्स होता है। इसे अक्सर अवरोधक हार्मोन्स के रूप में भी जाना जाता है। अवरोधक हार्मोन्स के रूप में कौन जाना जाता है, सोमेटोस्टैटिन। सोमेटोस्टैटिन क्या होता है, अवरोधक हार्मोन्स के रूप में भी काम करता है। अभी समझ गए ना अवरोधक का काम क्या करती है। पहली चीज ये ग्रोथ हार्मोन्स को रोकती है, दूसरा क्या होती है, इंसुलिन और ग्लूकागन को स्तर को मेंटेन रहती है, ज्यादा बहने नहीं देती है। इंसुलिन की मात्रा ज्यादा नहीं होने देती और न ग्लूकागन की मात्रा को ज्यादा होने, इसीलिए इसका नाम क्या है, अवरोधक के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है ना। अवरोधक हार्मोन्स के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसका प्राथमिक कार्य अन्य हार्मोन्स और शारीरिक प्रक्रियाओं को धीमा या शांत रखना होता है, ठीक है ना। इसका प्राथमिक क्या अन्य हार्मोन्स और शारीरिक प्रतिक्रियाओं को धीमा या शांत करना है, ठीक। यहां तक समझ गए ना बच्चों। फिर अग्नाशय की पीपी कोशिकाएं पैनक्रियाटिक पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड भी कहा जाता है ना। पीपी का मतलब पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल, जिन्हें यफ कोशिकाएं भी कहा जाता है। इन्हें पीपी कोशिकाओं को क्या बोला जाता है, यफ कोशिकाएं भी कहा जाता है। मुख्य रूप से आमाशय के सिर वाले हिस्से में स्थित होता है, हेड वाले सिर में स्थित होता है। कहां पर, हेड वाले। एक मिनट ऊपर देखो डायग्राम है क्या, ये वाला क्या होता है, सिर होता है ना, और ये वाला भाग क्या होता है, टेल, पूंछ होता है। ये जो होता है डेल्टा कोशिका पीपी कोशिका यहाँ पर मुख्य रूप से यहाँ पर पाई जाती है, सिर वाले भाग में, यहाँ पर पाई जाती है, सिर वाले भाग में पाई जाती है, ठीक। यह जो होता है कहाँ गया, आमाशय के सिर वाले हिस्से में स्थित होती है। ये कोशिकाएं अग्नाशयी पॉलीपेप्टाइड नामक हार्मोन स्राव करती हैं। जो पीपी कोशिकाएं होती हैं, पीपी कोशिकाएं, ये कोशिकाएं अग्नाशयी पॉलीपेप्टाइड नामक हार्मोन्स का स्राव करती है, पीपी हार्मोन्स ने, समझ गए ना। पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, प्रकार का हार्मोन्स होता है, जो कहाँ स्रावित होता है, पीपी कोशिकाएं स्रावित करती है, जो पाचन और भूख के नियमन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह जो हार्मोन्स होते हैं, पॉलीपेप्टाइड जो होता है, जो पाचन और भूख के नियमन को महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पीपी कोशिकाएं और उनके हार्मोन्स का मुख्य विवरण यहाँ पर होता है। हार्मोन्स का स्राव पहला उत्तेजक काम करती है, जो यहाँ पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स होता है ना, यह काम क्या करता है, उत्तेजक का काम करता है, ट्रिगर का काम करता है ना। फिर समय सीमा और उसके अन्य कारक जो होते हैं, क्या हुआ अभी बाद में
जो यहाँ पर समझिएगा पीपी कोशिकाएं क्या काम करती है, यह जहाँ पे पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और भूख के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर हार्मोन्स का जब स्राव होगा तो यह उत्तेजक की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है बच्चों? उत्तेजक की तरह। पीपी हार्मोन स्राव मुख्य रूप से भोजन विशेषकर प्रोटीन और वसा युक्त भोजन करने के बाद होता है। इसका जो होता है पीपी हार्मोन्स कब होता है? मुख्य रूप से वसा युक्त भोजन और प्रोटीन युक्त भोजन जब करेंगे तो पीपी कोशिकाएं पीपी हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है ना? पीपी हार्मोन कब स्रावित होगा? जब प्रोटीन और वसा युक्त भोजन करने के बाद ये स्रावित होती है। फिर समय सीमा भोजन करने के बाद तुरंत इसका स्तर रक्त में बढ़ जाता है। जब भोजन हम तुरंत करते हैं तो रक्त में इसका स्तर बढ़ जाता है, पॉलीपेप्टाइड का स्तर बढ़ जाता है और लगभग 4 से 6 घंटे तक हाई बना रहता है, ऊंचा बना रहता है। इसका लेवल हमेशा मेंटेन रहता है 4 से 6 घंटे तक, 4 से 6 घंटे तक ऊंचा बना रहता है शरीर में या रक्त में। पॉलीपेप्टाइड का नामक हार्मोन्स का लेवल 4 से 6 घंटे तक मेंटेन रहता है। ठीक है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर इसके बाद अन्य कारक व्यायाम करने से उपवास और लो ब्लड शुगर इसके स्राव को बढ़ा सकते हैं। क्या होगा? अभी याद आ रहे हैं ना? 5 मिनट हो गए, अभी 5 मिनट और। इसमें अन्य कारक जो होता है बच्चों, इधर ध्यान दिए, इसमें जो अन्य कारक होता है पीपी कोशिकाओं के जो हार्मोन्स के उत्तेजन का कारण होता है या फिर पीपी कोशिकाओं के अन्य कारण बढ़ने का कारण होता है व्यायाम जब करते हैं, है ना, तो पीपी कोशिकाएं या पीपी हार्मोन्स बढ़ जाता है। ठीक है ना? व्यायाम जब करेंगे तो आपके पीपी हार्मोन्स बढ़ेंगे। उपवास और लो ब्लड शुगर इसके स्राव को बढ़ा सकते हैं। लो ब्लड प्रेशर में आपके पीपी स्राव जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है ना? और इसके बाद अंतरस्रावी कार्य और मिनिमम रेगुलेशन की बात हो रही है ना? अंतरस्रावी का कार्य, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का कार्य। पहले चीज अग्नाशय कब कौन सा हार्मोन छोड़ना है या सीधे रक्त में ग्लूकोज के स्तर द्वारा नियंत्रित होता है। अग्नाशय कब कौन सा हार्मोन छोड़ेगा, है ना? अग्नाशय जो होता है वो कब कौन हार्मोन छोड़ेगा, यह सीधे रक्त में ग्लूकोज के स्तर द्वारा नियंत्रित होता है। जब ग्लूकोज का स्तर बढ़ेगा तो इंसुलिन जाएगा ना, जब कम होगा तो ग्लूकागॉन जाएगा, है ना? जब दोनों का स्तर अगर बढ़ रहा है तो सोमैटोस्टेन, है ना, वो जाता है। फिर होता है आपका पीपी हार्मोन। जब व्यायाम करेंगे, लो ब्लड प्रेशर, तब इसका स्तर बढ़ जाएगा। या आपको वसा युक्त भोजन करेंगे, प्रोटीन युक्त भोजन करेंगे, तब इसका स्तर बढ़ जाता है। फिर उच्च रक्त शुगर होता है हाई ब्लड प्रेशर में, इंसुलिन को सक्रिय करता है। हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है? इंसुलिन को सक्रिय करता है। इंसुलिन क्या करता है? हाई ब्लड प्रेशर को लो ब्लड प्रेशर में करवाता है ना? शुगर के स्तर को कम करता है। कम रक्त शुगर में या लो ब्लड प्रेशर में क्या होता है? ग्लूकागॉन को सक्रिय करता है। ठीक है ना? इसके अलावा स्वायत्त तंत्रिका ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम भी इसके स्राव को नियंत्रित करती है ना? ऑटोमेटिक जो होती है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, वो भी इसके नियंत्रित करती है। फिर होता है अंतरस्रावी संबंधित रोग होते हैं। अंतरस्रावी से संबंधित रोग, पहला होता है डायबिटीज, दूसरा होता है हाइपोग्लाइसीमिया, है ना? डायबिटीज हाइपोग्लाइसीमिया होता है। डायबिटीज जब बीटा कोशिकाएं पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाती है तो टाइप 1 का डायबिटीज की बात हो रहा है। डायबिटीज टाइप 1 में क्या होता है? इंसुलिन की पर्याप्त मात्रा नहीं बनती है ना? जब बीटा कोशिकाएं पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाती है या शरीर इंसुलिन का उपयोग नहीं कर पाता तो 2 प्रकार का डायबिटीज होता है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है? इंसुलिन कम बनता है, पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता है। टाइप 2 में जो होता है, टाइप 2 डायबिटीज में उसका इस्तेमाल ही नहीं हो पाता है। फिर हाइपोग्लाइसीमिया में यदि अग्नाशय बहुत अधिक इंसुलिन बना देता है तो रक्त शर्करा का स्तर खतरनाक रूप से कम हो जाता है।
ठीक है ना। जब अग्नाशय बहुत अधिक मात्रा में इंसुलिन बना देता है, इंसुलिन जब ज्यादा बन जाएगा तो क्या होता है, ग्लूकोज का स्तर बहुत कम हो जाएगा, है ना। तो रक्त शर्करा का स्तर, ग्लूकोज के स्तर की बात कर रहा है, ग्लूकोज के स्तर खतरनाक रूप से कम हो जाता है। तो अभी वो वाली बीमारी क्या होती है, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, इंसुलिन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ब्लड ग्लूकोज का स्तर बहुत कम हो जाता है इसमें। क्लियर, आगे चलिए। आगे इसके बाद होता है गुनाइट्स। ये हम लोग मंडे को पढ़ेंगे बच्चों, अगली वाली कक्षा में। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड से कल तक, है ना। और नोट्स जरूर बनाइएगा बच्चों, है ना। ये शॉर्ट नोट्स है, इसमें ज्यादा लेंथी है नहीं, शॉर्ट नोट्स है, बहुत बेहतरीन नोट्स है। और इस वाले टॉपिक से 2-4 क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे एग्जाम में, है ना। कैसे इंसुलिन काम क्या करता है, कौन कौन से इंसुलिन होते हैं, मतलब कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, कहाँ से स्रावित होते हैं, कितनी कोशिकाएं होती हैं, आमाशय में कितने कोशिकाएं होती हैं, अग्नाशय की बात हो रही है। हार्मोन्स छोड़ने वाली कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, 10 लाख से अधिक होती है ना। ये 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा और पीपी कोशिकाएं होती हैं। अल्फा में कौन सी कोशिकाओं का निर्माण होता है, ग्लूकागन होता है। बीटा में इंसुलिन न, और सोमेस्टोस्टेन में वो कंट्रोलिंग सिस्टम का काम करता है, अल्फा और बीटा को दोनों को कंट्रोल करता है। पीपी कोशिकाओं में पैनक्रियाटिक, कुछ भी बना देती है। यह पीपी क्या होता है, जब आप वसा युक्त भोजन करेंगे, प्रोटीन युक्त भोजन करेंगे, तो आपके शरीर में इसकी मात्रा बढ़ जाती है हार्मोन्स की, है ना। और जब व्यायाम करेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे, उपवास रखेंगे किसी की यादों में, है ना, तो उसी के बाद में आपको यहाँ पे रक्त के स्तर को बढ़ जाता है, ठीक है ना। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा, साथ ही साथ डायग्राम बना दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल को सेक्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।